दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के विरोधियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब जो खबर आई है वो राहुल गांधी और विपक्ष को कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाली है। दरअसल पिछले कई महीनों से कहें तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जिस पर अब एक नई जानकारी सामने आई है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव पर है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसी के चलते बीजेपी ने फिलहाल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया है, यानी अभी उपराष्ट्रपति चुनाव तक जेपी नड्डा अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या वो पीएम मोदी और अमित शाह के काफी पसंदीदा हैं सिर्फ इसलिए, या फिर जेपी नड्डा पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं इसलिए? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे असली कहानी क्या है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की। कैसे वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए हैं और आखिर वो कौन होगा जो जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी होगा। जेपी नड्डा को फिर मिला एक्सटेंशन, उपराष्ट्रपति चुनाव तक बने रहेंगे पार्टी अध्यक्ष। राहुल गांधी को मिलेगी कांटे की टक्कर, कौन होगा जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी। लंबे समय से टलता आ रहा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर लटक गया है। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पहले संभावना थी कि बिहार चुनाव को देखते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही या फिर इसके तुरंत बाद बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, लेकिन ताजा जानकारी जो आई है उसके मुताबिक पार्टी अब पूरा फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव पर लगा रही है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं होगी और इसे लेकर आला कमान ने भी मन बना लिया है। हालांकि अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है और पार्टी के जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेपी नड्डा की जगह पार्टी को उनका उत्तराधिकारी बिहार चुनाव से पहले मिलने की संभावना है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि यहां बाजी पीएम मोदी और अमित शाह के हाथों में है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पहली बार जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला था। फिर जनवरी 2020 में वो सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गए और तब से लेकर आज तक नड्डा अपने पद पर कायम है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। नड्डा को पार्टी में एक अच्छे श्रोता होने के अलावा शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर कार्य करने और बिना किसी आपसी मतभेद के कठिन फैसले लेने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल में 64 साल के जेपी नड्डा ने बीजेपी को 25 से ज्यादा चुनाव में जीत दिलाई है। 2023 के अंत तक बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, लेकिन नड्डा की जो स्ट्रेटजी है वो पार्टी के काम आ गई। वहीं हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत ने हर किसी को चौंका दिया। दिल्ली में पार्टी ने इतिहास रच दिया, केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। इससे नड्डा और बीजेपी दोनों का मनोबल 7वें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी अपने दावे के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन तब भी पीएम मोदी ने खुले मन से जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की और पार्टी अध्यक्ष के नाते हर संभव उनकी रिस्पेक्ट की। कहा जाता है कि उनके रिश्ते सभी से बेहद सरल और मधुर हैं, इसलिए आज तक बीजेपी आला कमान के पास जेपी नड्डा की कोई शिकायत नहीं पहुंची है। वो पार्टी और संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं और पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो निर्देश मिलते हैं नड्डा उसका बखूबी पालन करते हैं। इसलिए वो पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद भरोसेमंद और फेवरेट माने जाते हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए भी मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और ये बताता है कि पार्टी में उनका कद कितना बड़ा है। ये बताता है कि पीएम मोदी उन पर कितना भरोसा करते हैं और ये बताता है कि नड्डा कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी हैं। राहुल गांधी और विपक्ष पर नड्डा हमलावर।
एक और जेपी नड्डा जहां बीजेपी को मजबूत करने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष पर वो अक्सर हमलावर रहते हैं। उनकी पहचान एक शानदार वक्ता के तौर पर भी बनी है। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान अपर हाउस यानी राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है, पहलगाम की घटना बेहद निंदनीय है, हमला हृदय विदारक है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि घटना वाले दिन अमित शाह सूचना मिलते ही शाम 5 बजे श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी भी विदेश दौरा छोड़कर तुरंत वापस आ गए। पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात को जेपी नड्डा ने राज्यसभा से बताई। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 का समय देखिए, उस वक्त की सरकार ने कई आतंकी घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया, घुटने टेक दिए। 2005 में श्रमजीवी ब्लास्ट हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, उस समय की सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। मुंबई हमले पर भी कांग्रेस की सरकार अमेरिका के सामने पहुंच गई। पहलगाम पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। नड्डा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की सीमा को समझने की जरूरत नहीं है। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन की ओर से किए गए जयपुर बम विस्फोट के बाद भारत और पाकिस्तान एक विशिष्ट विश्वास निर्माण उपायों पर सहमत हुए थे। वो हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उनको बिरयानी खिलाते रहे। उन्होंने नियंत्रण रेखा पार करने के लिए ट्रिपल एंटी परमिट की अनुमति दी। नड्डा विपक्ष पर जोरदार हमले करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर एक एक करके उन्होंने एक के बाद एक कई निशाने साधे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ असंभव है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत आज एक मजबूत देश है और हम किसी भी हाल में पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेंगे। हर बार नड्डा सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हैं। वहीं नड्डा कांग्रेस की पोल भी खोलते नजर आते हैं। वो राहुल गांधी पर कई बार निजी हमले करते नजर आते हैं और इसी की वजह से नड्डा सुर्खियों में भी रहते हैं। दक्षिण भारत पर बीजेपी की पैनी नजर। पार्टी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन इसलिए भी दे रही है क्योंकि नए अध्यक्ष के सामने आने वाले दिनों में कई चुनौतियां होंगी। इनमें से सबसे अहम होगा दक्षिण में पार्टी का प्रभुत्व स्थापित करना, पार्टी का विस्तार करना। जहां एक और नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत में जबरदस्त सफलता हासिल की, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में पार्टी अब भी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। बीजेपी को 2023 में कर्नाटक में हार मिली, फिर तेलंगाना में पार्टी सत्ता से दूर रही और अब तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, केरल में चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के सीनियर लीडर्स का भी मानना है कि जो नया अध्यक्ष होगा उसे दक्षिण भारत पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक और बीजेपी पूरे भारत में कमाल कर रही है, लेकिन दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में तो बीजेपी आज तक कभी मुख्य विपक्षी पार्टी तक नहीं बन पाई है। पार्टी ने 2016 में इसके लिए रोड मैप तैयार किया था, लेकिन आज तक ये कामयाब नहीं हो सका है। ऐसे में अब नड्डा के बाद जो नए अध्यक्ष आएंगे उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बीजेपी में लंबे समय से अध्यक्ष पद पर मंथन। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से नए अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। पार्टी की रणनीति में यह भी शामिल है कि अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार किया जाए, लेकिन साथ ही पार्टी अपने मुख्य विचारधारा और नेतृत्व की लय को बरकरार रखना चाहती है। अभी अध्यक्ष की घोषणा टालने से पार्टी को गुटबाजी की अटकलों से बचने में मदद मिलती है, खासकर जब उपराष्ट्रपति चुनाव में हर सहयोगी और हर वोट अहम हो सकता है। इससे पार्टी को यह सोचने का समय भी मिलेगा कि नए अध्यक्ष में जातीय, क्षेत्रीय और पीढ़ीगत संतुलन कैसे बनाया जाए। कुल मिलाकर बीजेपी इस समय संसदीय व्यवहारिकता को संगठनात्मक बदलाव से ऊपर रख रही है। जैसे जैसे 2027 का राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक आ रहा है, पार्टी अपने सभी कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव की पूरी संभावना है। इसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल बंगाल और असम में चुनाव, उसके बाद केरल में चुनाव होंगे, फिर देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में चुनाव होंगे। सोचिए कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। राज्यसभा में बीजेपी ने मारा चौका। फिलहाल बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार के पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन वहां पर वो एक ऐसे व्यक्ति को सभापति के तौर पर देखना चाहेगी जो धनखड़ पार्ट 2 ना हो। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा के 3 मनोनीत सांसदों ने
बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी हां, इसमें उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और सदानंदन मास्टर जैसे मनोनीत सदस्यों का नाम है। इससे राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। राज्यसभा की मौजूदा ताकत 240 सांसदों की है, जिसमें 12 नामित सदस्य भी शामिल हैं और 5 सीटें खाली हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अकेले 102 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की कुल संख्या 134 हो गई है, जो बहुमत के लिए जरूरी 121 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आखिर में सवाल है कि अब कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में पहले से अटकल लगाना किसी बड़े खतरे से एक तरह से कहें जोखिम मोल लेना जैसा है। आज तक जो भी नाम मीडिया में चलाए गए हैं, मोदी और अमित शाह ने उसको पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। अगर एक आध बार का उदाहरण छोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन वो चौंकाने वाला नाम कौन होगा, यह सिर्फ पीएम मोदी को पता है। और आने वाले दिनों में जब इसका ऐलान होगा, तभी तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देना क्या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? और वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी के नए कप्तान के तौर पर आने वाले दिनों में कई प्रदेशों में महाभारत की तर्ज पर बड़ी लड़ाई लड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।